हाय एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट को। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सिटीजनशिप टॉपिक को पूरा कंप्लीट किए, फिर उसका एमसीक्यू भी हम लोग टेस्ट किए, ठीक है। फिर आज बारी है फंडामेंटल राइट्स को, जो कि यूट्यूब बैच का एक पार्ट है, जो कि कम्प्लीटली डिज़ाइन किया गया है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 को एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। कोई भी डाउट रहता है, चाहे सीएपीएफ एसी का गाइडेंस को लेके, चाहे सब्जेक्ट को लेके, तो ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इसमें मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें पूरा इनिशिएटिव से लेकर इसका पीडीएफ नोट्स हर चीज़ यहाँ पे अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो इस क्लास का जो स्लाइड है ये भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। चलो फिर बढ़ते हैं, अपना फंडामेंटल राइट को कवर करते हैं। और एक चीज़ और कि ये फंडामेंटल राइट जो टॉपिक है ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो हो सकता है इसका 2 से 3 पार्ट में कवर हो, ठीक है, क्योंकि लंबा टॉपिक है और मैं ये नहीं चाहता कि एक ही पार्ट में 1 घंटे के लेक्चर में पूरा फंडामेंटल राइट को कंप्लीट कर दो, ठीक है। तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। अब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट को और समझते हैं इसको। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा पार्ट को भी डिस्कस किए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो पार्ट आता है ये 3 पार्ट में आता है। 3rd पार्ट में फंडामेंटल राइट आता है, और ये जो आर्टिकल है 12 से 35 तक पूरा जो आर्टिकल है केवल और केवल फंडामेंटल राइट को ही यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। पार्ट 3 है और 12 से 35 तक आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट को डिस्कस करते हैं। इसे इंस्पायर किया गया है, लिया कहाँ से गए हैं, इसे यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है। वहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे इंडिया में तो फंडामेंटल राइट बोलते हैं, लेकिन यूएसए में इसको बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसे यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इट हैज़ बिन डिस्क्राइब एज अ मगमा चार्टा ऑफ इंडिया, मगमा चार्टा के नाम से इसको जाने जाते हैं इंडिया में फंडामेंटल राइट को। और एक चीज़ भी याद रखना, ये परमानेंट नहीं है, फंडामेंटल राइट इज़ नॉट अ परमानेंट, याद रखोगे इसको, है ना। और फंडामेंटल राइट टर्म एज अ कॉन्साइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और फंडामेंटल राइट को ही पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोला जाता है, कॉन्साइंस बोला जाता है। अब फंडामेंटल राइट बार बार वर्ड आ रहा है, बार बार नाम आ रहा है, तो है क्या फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट ऐसे एक बेसिक स्ट्रक्चर है या फिर एक बेसिक टर्म है जिसके बिना हम लाइफ को क्या है एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर सोसाइटी में रहना है तो फंडामेंटल राइट का होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है, कैसे होना जरूरी है, ये जब पूरा क्लास को एंड कर लोगे, ख़त्म कर लोगे तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें ऐसा प्रोविज़न है जिससे अगर वो प्रोविज़न अगर ना हो तो इंडिया में क्या है फिर दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, है ना। तो 1 बाय 1 करके पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि ये फंडामेंटल राइट है क्या। देखो, फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट विदाउट अल्टरिंग दी, ये बेसिक्स है ना, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं क्या है। जब तक बेस नहीं बना रहेगा तब तक क्या है एडवांस में जाओगे तो फिर प्रॉब्लम ही क्रिएट होगा, है ना तो कॉन्सेप्ट समझ आएगा ना फैक्ट समझ आएगा। थोड़ा न्यू बिल्ड कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं यहाँ पे। तो इट कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट विदाउट अल्टरिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, ये एक जुडिशियल प्रोसेस से आया हुआ है, ठीक है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से बेसिक स्ट्रक्चर को लिया गया है, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को ही हम लोग कंसीडर करते हैं। तो अगर सपोज मेरे को फंडामेंटल राइट को अमेंड करना है तो इसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट और यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रक्चर दोनों एक ही टर्म है, ठीक है। एक ही टर्म का मतलब क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही फंडामेंटल राइट्स हैं, समझ रहे हो। राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये भी याद रखना कि फंडामेंटल राइट तो दे दिए, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मर्जी जो मन चाह रहा है वो करेंगे, ठीक है। ट्रैफिक रूल्स हैं तो ट्रैफिक रूल्स हमारा मर्जी, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो या ना करो, ठीक है। तो ऐसा इतना भी एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया है। फंडामेंटल राइट है लेकिन उसके साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि जैसे कि देखो, आपका फंडामेंटल राइट है लेकिन बाकी पब्लिक का भी तो फंडामेंटल राइट है। आप रूल्स को तोड़ोगे लेकिन बाकी का भी तो रूल्स टूटेगा। कैसे, सपोज एकदम बेसिक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। कोई ये ए पर्सन है, ये चाह रहा है कि मेरे को रात को 1 बजे क्या है डीजे बजाना है, छत में जाओ और मेरे को डीजे बजाना है, ये ए चाह रहा है। क्यों ये बोल रहा है क्योंकि इसको फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने इसको फंडामेंटल राइट दिया है कि मेरे को डीजे बजाना है, डीजे बजाना नहीं, फंडामेंटल राइट है
कि मैं अब जो चाहूँ वो करूँ, तो ये चाह रहा है कि रात को 1 बजे मैं डीजे बजाऊँगा। तो इसका फंडामेंटल राइट तो ठीक है, अपना फंडामेंटल राइट का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन बाकी का फंडामेंटल राइट का क्या होगा? जैसे BC अदर पब्लिक हैं, तो इसका फंडामेंटल राइट क्या होगा? इसका भी तो फंडामेंटल राइट्स हैं कि हम शांति से रात को सो सके। और इसका फंडामेंटल राइट ये कैसे यूज़ कर रहा है कि हम 1 बजे डीजे बजाएंगे, लेकिन इसका फंडामेंटल राइट का तो वायलेशन हो रहा है। तो इसी टर्म्स को देखते हुए, एग्जाम्पल समझ आया, इसी टर्म्स को देखते हुए यहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी स्टेट एक्शन विद सम एक्सटेंशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल में जाता है। इसका मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट जो है दिया गया है, इसको प्रोटेक्ट करेगा गवर्नमेंट से। अगर गवर्नमेंट अगर फंडामेंटल राइट को वायलेशन करता है, तो फंडामेंटल राइट के थ्रू हम लोग डायरेक्ट आर्टिकल 32 के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उसको बोल सकते हैं कि देखो ये जो स्टेट है, ये गवर्नमेंट है, हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं। सेम हम लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं 226 आर्टिकल के अंदर कि ये जो स्टेट है, ये गवर्नमेंट जो पावर में है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहे हैं? वायलेट कर रहे हैं। तो इस केस में हम लोग फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि जस्ट जो स्टेट एक्शन होगा वहीं से सीमित है। अगर कुछ एक्सटेंट तक जाए तो कोई अगर प्राइवेट इंडिविजुअल अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया हूँ यहाँ पे डीजे का, है ना, तो उस एक्सटेंशन तक भी हम लोग फंडामेंटल राइट के क्लू या फिर फंडामेंटल राइट के जरिए से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक जा सकते हैं कि जो डीजे बजा रहे हैं इसको बैन करना है। अब डीजे बैन होगा तो इंडिविजुअल के लिए नहीं होगा कि डीजे ऐसा बैन होगा यहाँ पे कि इतना से इतना टाइम तक डीजे कोई नहीं बजा सकता, रात को सोने का समय है तो शांति से सो। इस कॉन्सेप्ट से ये रूल्स जो हैं लगा सकते हैं बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, फंडामेंटल राइट समझ आया। फिर ये है क्या कि इन्फोर्सेबल थ्रो कोर्ट इफ़ वायलेट, कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन एक आता है DPSP। अब DPSP ऐसा है जिसे हम लोग कोर्ट में जा नहीं सकते। अगर DPSP का वायलेशन होता है तो हम लोग डायरेक्टली कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं, चाहे स्टेट के द्वारा हो रहा हो, चाहे पब्लिक जो इंडिविजुअल है उसके द्वारा हो रहा हो, तो उस केस में हम लोग फंडामेंटल राइट के इन्फोर्स के लिए हम लोग जा सकते हैं। लेकिन DPSP के केस में ऐसा नहीं होता। नहीं, फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ के रेस्पेक्ट में भी यही होता है। ड्यूटीज़ के रेस्पेक्ट में भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते। राइट आर क्लेम बाय सिटीजन अगेंस्ट स्टेट एंड नॉट वाइस वर्सा। देखो क्या बोला है यहाँ पे, डीप में समझोगे अच्छे से समझना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई। राइट्स आर क्लेम बाय सिटीजन अगेंस्ट स्टेट। ठीक है, कि राइट जो जाएगा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेगा स्टेट, तो उसके अगेंस्ट जाओगे। लेकिन अगर ये बोला कि स्टेट बोल रहा है, मान लो एक गवर्नमेंट स्टेट रन कर रहा है, ये स्टेट कोई भी स्टेट का एक गवर्नमेंट है, ये बोला कि ये जो पब्लिक है, ये इंडिविजुअल है, हमारा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो इस केस में ऐसा नहीं बोला गया यहाँ पे। अगर स्टेट अगर आपका फंडामेंटल राइट, गवर्नमेंट अगर आपका फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है तब जा सकते हो। अब ये स्टेट नहीं बोल सकता कि ये हमारा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। ठीक है, ये भी याद रखना। और कि जो फंडामेंटल राइट है उसको हम लोग सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। जो आर्टिकल 52 है ये बताता है किसके रिस्पेक्ट में, नेशनल इमरजेंसी के रिस्पेक्ट में बताता है। तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगा, पढ़ेंगे वहाँ पे, जब नेशनल इमरजेंसी टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ भी पढ़ेंगे। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के समय फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं, याद रखोगे। लेकिन दो ऐसा फंडामेंटल राइट हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। इससे हम लोग कोई भी इमरजेंसी हो, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, प्रेसिडेंशियल रूल हो, फाइनेंस इमरजेंसी हो, कहीं पे भी हम लोग ये दो आर्टिकल जो हैं इसको हम लोग सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी जितना आर्टिकल है सबको सस्पेंड कर सकते हैं। फिर जो आर्टिकल 19 है, ये सब क्या है मैं जस्ट एक ब्रीफली यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, इसका डीप तो पूरा पढ़ेंगे, हर चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट क्या है, कौन फंडामेंटल राइट है, क्या है, ये हर चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, उसका टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले तो एक नाव तो बना लूँ मैं, एक न्यू तो बना लूँ, नाव बोल रहा हूँ, न्यू बना लेते हैं, बेसिक्स बना लेते हैं, फिर आगे जब समझोगे तो क्लियर समझ आएगा। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? आर्टिकल 19 बोलता है कि हमें फ्रीडम है स्पीच का, प्रोफेशन का, है ना, हम चाहे तो बोल सकते हैं। ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमें आर्टिकल 19 जो है ये देता है। तो आर्टिकल 19 जो है ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग वॉर ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब
वार हो गया दूसरे कंट्री के साथ, अगर वार हो गया, नेशनल इमरजेंसी लग गया, तो ऑटोमेटिकली जो आर्टिकल 19 है ये सस्पेंड हो जाता है। लेकिन आर्म रेबिलियन मतलब क्या, इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी में आर्टिकल 19 ये सस्पेंड नहीं होता। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल 19 में बोलते हैं ये सस्पेंड नहीं होता, ठीक है। ये सस्पेंड होता है केवल और केवल एक्सटर्नल इमरजेंसी में, अगर वार हो रहा है एक दूसरे कंट्री के साथ तब होगा, या फिर इंटरनल इमरजेंसी है जैसे कि आर्म रेबिलियन, इसको टर्म दिया जाता है इंटरनल इमरजेंसी को। तो इस केस में जो है फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 है ये सस्पेंड नहीं होता, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एक न्यू बन गया, क्या है फंडामेंटल राइट, किस में कौन सा यूज़ होता है, किस में नहीं होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट को। कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें अभी 6 फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, ठीक है। 6 फंडामेंटल राइट हैं, कौन कौन से, देखो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी है, जिसमें आर्टिकल 14 to 18 तक हमें डिस्कस करना है। आर्टिकल 14 से 80 तक पूरा राइट टू इक्वलिटी दिया हुआ है। फिर राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है, आर्टिकल 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम है। इसके अंदर के आर्टिकल को समझेंगे, 19 कौन सा आर्टिकल है, 20 कौन सा आर्टिकल है, 21, 22। फिर अगला फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि आर्टिकल 23, 24 डील करता है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक डिस्कस करते हैं। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हैं, जो आर्टिकल 29 से 30 तक डिस्कस करते हैं। फिर राइट टू प्रॉपर्टी है, और इस राइट को याद रखना, ये राइट जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो आर्टिकल 1 है इसको डिलीट कर दिया है, और इसको अभी के रेस्पेक्ट में लीगल राइट बना दिया गया है ना। ये जो फंडामेंटल राइट है जो कि राइट टू प्रॉपर्टी, इसको क्या किया हुआ है, इसको ना डिलीट कर दिया है। अब डिलीट तो कर दिए हैं, डिलीट किए हैं फंडामेंटल राइट से, तो इसको अब लीगल राइट बना दिया है, याद रखोगे लीगल राइट। और लीगल राइट जो बना है आर्टिकल 300A, ठीक है, आर्टिकल 300A में इसको लीगल राइट बना दिया गया, मतलब ये अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी। फिर अगला फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो आर्टिकल 32 डिस्कस करता है कि डायरेक्टली अगर इन सब फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होता है तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तहत डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में हम लोग अपील कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 32 बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो 32 आर्टिकल है, अगर हाई कोर्ट जा रहे हो तो ये 2 to 6 आर्टिकल यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। समझ आए ये आर्टिकल, समझ आए कितना फंडामेंटल राइट है, कौन कौन से आर्टिकल के बीच रहता है। हो सके तो 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी है, ऐसे करके याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का भरोसा नहीं, ये भी पूछ दे, ठीक है, मैचिंग में पूछ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ कि द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1979 रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। कौन सा अमेंडमेंट है, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, जिसमें से इसको रिमूव कर दिया गया है एज अ फंडामेंटल राइट। अभी इसको एज अ लीगल राइट, यहाँ क्या है, लीगल राइट बना दिया गया है, पार्ट किसमें, 12 में। कॉन्सिक्वेंटली द करेंट काउंट ऑफ फंडामेंटल राइट इज 6, पहले कितने थे, 7 थे, अब 7 से इसको कितना बना दिए गए हैं, 6 फंडामेंटल राइट बना हुआ है अभी, और एट प्रेजेंट जो है 6 फंडामेंटल राइट अभी है, जिसे हमें पूरा 1 by 1 करके डिस्कस कर रहे हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो केवल इंडियन सिटीजन के लिए है कि फंडामेंटल राइट जो है फॉरेनर के लिए भी है। तो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें से जो फंडामेंटल राइट हैं एक्सक्लूसिवली सिटीजन्स के लिए हैं, इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो आर्टिकल 5 आर्टिकल हैं ये केवल और केवल इंडियंस के लिए हैं, ठीक है, इंडियंस के लिए हैं और इंडियंस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। लेकिन बाकी जितना भी आर्टिकल बच गए वो सब इंडियंस के लिए भी हैं और फॉरेनर्स के लिए भी है, छोड़ के किसको, 15, 16, 19, 29 और 30 को। तो बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर एक्सेप्ट इनेमी एलियन, याद रखोगे। इनेमी अगर कोई जो देश है इंडिया के अगेंस्ट बात करते हैं, इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, या फिर इंडिया में टेररिस्ट एक्सट्रीमिज़म ऐसा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, एंटी नेशनलिज्म का बात कर रहा है अगर कोई कंट्री इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो इसको छोड़ना है ना। इसके रेस्पेक्ट में जो इनेमी है तो उसको क्या करोगे, फंडामेंटल राइट देके। अगर वही चीज़ अगर पॉजिटिव है ना, इंडिया के बारे में सोचते हैं, वो भी चाहते हैं कि इंडिया का क्या हो, डेवलपमेंट हो, तो उस रेस्पेक्ट में फंडामेंटल राइट देते हो, है ना। तो आर्टिकल 14, 20 to 28 ये पूरा बात करते हैं जो सिटीजन्स के लिए भी है और फॉरेनर्स के लिए भी है।
लेकिन जो 15, 16, 19, 29 और ये जो 30 है, ये केवल और केवल इंडियन के लिए ही डिस्कस करना है, और इंडियन को ही यहाँ पे ये राइट दिया हुआ है, फॉरेनर के लिए नहीं है। समझ रहे हो? चलो अब एक काम करते, स्टार्ट करते क्या कि एक चीज़ ये देख लो पहले कि हमें जो डिस्कस करना आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक, 12 से 35 तक, क्योंकि यहीं से 12 से 35 तक जो है पूरा फंडामेंटल राइट डिस्कस हो जाता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आर्टिकल 12 से स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या उसका एक्सेप्शन है, विथ एक्सेप्शन के से एक्सेप्शन के साथ याद रखेंगे, क्योंकि एक्सेप्शन बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादा अधिकतर। तो सबसे पहले जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 12, और आर्टिकल के थ्रू याद करोगे इजीली क्लियर हो जाएगा, एक्सक्लूजन भी याद हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन भी याद हो जाएगा। सबसे पहले देखो आर्टिकल 12 को। आर्टिकल 12 जो है ये बताता है स्टेट का पूरा डेफिनेशन कि स्टेट में कौन कौन फॉर्म होगा, कौन कौन स्टेट का पार्ट है। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि जब भी पढ़ते हैं कि स्टेट हो गया, स्टेट ऑफ इंडिया हो गया, ये स्टेट। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और ये ध्यान दोगे कि स्टेट का बात कर रहे हैं, मतलब ये जो 28 स्टेट हैं अभी, ये वाला स्टेट का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्टेट का जो टर्म दिए जाते हैं इंडिया को, उसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि स्टेट के अंदर क्या क्या आता है। द टर्म स्टेट इंक्लूड गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ये सब इंक्लूडेड होता है। फिर ऑल लोकल अथॉरिटीज़ जितना भी है, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, पंचायती राज हो, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हो, ये पूरा स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। फिर ऑल अदर अथॉरिटी, दैट इज़ चाहे ये स्टेटरी हो चाहे नॉन स्टेटरी अथॉरिटी हो, लाइक LIC हो गया, ONGC हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, स्टेट के डेफिनेशन के अंदर आते हैं। फिर इवन अ प्राइवेट बॉडी और एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो अगर कोई भी प्राइवेट बॉडी है और ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे एजेंसी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, बल्कि ये प्राइवेट बॉडी है, तो इसको भी हम लोग स्टेट के डेफिनेशन के अंदर ही शामिल करते हैं। समझ आया कि आर्टिकल जो है 12 जो कि स्टेट का डेफिनेशन देता है, तो स्टेट के डेफिनेशन में कौन कौन इंक्लूड होता है, इतना समझ आया, क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से। फिर अगला आर्टिकल जो है आर्टिकल 13, ऑल लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट विथ और डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वाइड एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब क्या है कि जितना भी नियम और कानून बनेगा, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, ठीक है, फंडामेंटल राइट हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी लॉ बन रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर जो पार्लियामेंट है, उससे अगर कोई भी नियम कानून रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहा है, अगर वो फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट कर रहे हैं, तो इस केस में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ डिस्कस करते हैं किसमें, आर्टिकल 13 में। क्लियर है क्या ये चीज़? ठीक। अब जो 6 कॉन्स्टिट्यूशनल में जो अपने को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए हैं, उसमें से पहला जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी, जो कि डिस्कस करते हैं आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 तक। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि आर्टिकल 14 में है क्या। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ विद इन द यूनियन टेरिटरी और टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बात करते जस्ट इक्वलिटी का, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये इस चीज़ का बात करते हैं। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ कि अगर कोई भी रूल्स हैं तो सबके लिए समान होगा। कोई अगर रिच पीपल हैं तो उसके लिए रूल्स जो हैं उसको फॉलो नहीं करना है, या फिर पुअर पीपल है तो उसके लिए ही बस रूल्स हैं, ये यहाँ पे नहीं चलने वाला है। आर्टिकल 14 में क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि जितना भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, ये पूरा इक्वल होने वाला है, चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, और ये हर इंडियन को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा विद इन दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर देश के अंदर रह रहे हो तो जितना भी रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये आर्टिकल 14 यहाँ पे डिस्कस करता है। ठीक है, आर्टिकल 14 समझ आया, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। देखो यहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। एक सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस किए कि इक्वलिटी बिफोर लॉ है, लॉ के अंदर सब कुछ है। ठीक है, फिर एक्सेप्शन क्या है, जो आर्टिकल 361 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर इंजॉय फ्यू इम्यूनिटीज़, मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उससे कुछ ऊपर कोई पोस्ट है यहाँ पे, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, ये थोड़ा
इम्यूनिटीज़ इंजॉय करते हैं उसको स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं रूल्स के रेस्पेक्ट में। क्या क्या देखो, नो पर्सन इज लिएबल फॉर एनी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग इन कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर ऑफ सब्सिक्वेंटली टू रिपोर्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये बोला गया है कि कोई भी पर्सन अगर न्यूज़पेपर हो गया चाहे रेडियो टेलीविज़न में क्या करते हैं, रिपोर्ट को पब्लिश करता है, तो उसको क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग नहीं होने वाला है। यहाँ पे बोला गया है इस चीज़ को, मतलब उसको एक स्पेशल इम्यूनिटी प्रदान कर रहे हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर पर्सन के लिए तो रूल्स वही है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न यहाँ पे देखे चल रहे हैं। इसलिए एक्सेप्शन समझ आया है, फर्स्ट एक्सेप्शन। फिर और कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि आर्टिकल 105 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कौन कौन से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं? देखो, प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इन लेजिस्लेचर और कमिटी देयर ऑफ। तो यहाँ पे लिखा नहीं है क्या? हाँ, तो देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन ये प्रिविलेजेस किस सेंस में हो सकते हैं? अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो उसके ऊपर जो सिविल केसेस हैं वो नहीं लगा सकते हो। ऐसे करके कुछ प्रोविज़न है जिससे क्या है, इसको एक स्पेशल प्रिविलेज के कैटेगरी में रखा जाता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर लगाना है तो उसके लिए प्रॉपरली नोटिस देना पड़ेगा। किसका बात कर रहा हूँ? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर सिविल केस लगा रहे हो, क्रिमिनल केस लगा रहे हो तो उसके लिए प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। तो इस रिस्पेक्ट से इसको क्या थोड़ा स्पेशल प्रिविलेज मिल जाता है। सेम कॉन्सेप्ट जो बात करते हैं वो है स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स के लिए, जो कि आर्टिकल 194 यहाँ पे डिस्कस होता है। ठीक है, फॉरेन सोवरेन एंड द डिप्लोमेट एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग। ये देखो, अगर फॉरेन सोवरेन है या फिर डिप्लोमेट है, आता है ना, जैसे कि एम्बेसडर हो गया, फॉरेन डिप्लोमेट्स हो गया, इंडिया में रह रहे हैं, तो उसके लिए भी इम्यूनिटी प्रदान किए हो उसको, किस रेस्पेक्ट में? चाहे क्रिमिनल केसेस के रेस्पेक्ट में हो, चाहे सिविल प्रोसीडिंग के रेस्पेक्ट में हो। ठीक है, और इसके साथ जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है और उसका जितना भी एजेंसी है वो भी क्या है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यहाँ पे भी उसको गेन करते हैं, उसको भी एक स्पेशल प्रिविलेज दिया हुआ है। तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। अब किस किस को एक्सेप्शन मिला हुआ है, किस रेस्पेक्ट में एक्सेप्शन मिला हुआ है, याद रखोगे भाई। ठीक है, फिर देखो अगला जो आर्टिकल 15 है, 14 समझ लिए। अभी कौन सा फंडामेंटल राइट डिस्कस कर रहे हैं? राइट टू इक्वलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे करके 6 फंडामेंटल राइट हैं, पूरे को डिस्कस करेंगे। राइट टू इक्वलिटी के अंदर कितने आर्टिकल हैं? ये आर्टिकल है 14 to 18 तक। तो 14 to 18 तक डिस्कस करते हैं, उसके बाद अगला जो फंडामेंटल राइट है उसमें आएंगे। इस रेस्पेक्ट से हमें आगे बढ़ना है यहाँ पे। क्लियर है? चलो अगला देखो। तो अगला देखते हैं आर्टिकल 15 को। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अगर इस रेस्पेक्ट से कोई भी गवर्नमेंट है, स्टेट है, ये क्या नहीं कर सकता? डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो ये इस रिलीजन का है, ये इस धर्म को फॉलो करते हैं, तो इसको हम लोग जॉब नहीं देंगे। अगर ये कास्ट का है ना, सपोज ए कास्ट का है, तो हम लोग इसको जॉब नहीं देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली प्रोहिबिट करके रखा हुआ है। अगर जॉब दे रहे हो तो सबको इक्वली दोगे, इसको रिलीजन, सेस, रेसेस, कास्ट के बेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये बोला गया है यहाँ पे आर्टिकल 15 में। दिस प्रोविज़न प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। ये भी याद रखना है, जैसे कि कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल का कंपनी है, फैक्ट्री है, अगर वहाँ पे ये एम्प्लॉई क्या कर रहा है, हायर करना चाह रहा है, तो इस केस में ये भी जो रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इस बेस में ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये कास्ट का है तो ये सुपेरिटी है, इसको लेना चाहिए, ये कास्ट है तो ये क्या है, इन्फीरियर है, तो हम लोग इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे प्रोहिबिट है, क्लियरली आर्टिकल 15 में इसको डिफाइन कर दिए गए हैं। समझ रहे हो? आर्टिकल 15(3) एंड आर्टिकल 14(4) फाउंडेशन ब्रिक ऑफ रिजर्वेशन इन दी कंट्री। अब एक चीज़ यहाँ पे डाउट आएगा, कैसे? गवर्नमेंट खुद बोल रहे हैं आर्टिकल 15 में, क्या बोल रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग रिजर्वेशन देकर डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट आता है कि ये लोग जो हैं SC ST को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, OBC से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जनरल से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये लोग तो स्टेट खुद ही डेफिनेशन को उल्लंघन कर रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन का प्रोहिबिट किया उसको उल्लंघन कर रहे हैं। ये डाउट आना चाहिए। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट से क्या है, जहाँ पे आर्टिकल 15(3) और आर्टिकल 14 में क्लियरली डिफाइन किया है कि
फाउंडेशनल ब्रिक ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया, मतलब ये जो है एक्सेप्शन के थ्रू यहाँ पे रखा गया है। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे नहीं होगा। अगर कोई को रिजर्वेशन दे रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। एक्सेप्शन क्या है कि द स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन, ये भी यहाँ पे बोला गया है अलग से कि अगर स्टेट को लगता है कि स्पेशल प्रोविज़न बनाना है वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, तो बना सकते हैं। और ये जो नियम बनाएगा ये आर्टिकल 15 को वायलेट नहीं करेगा, जो कि आर्टिकल 15 बोलते हैं नॉट डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है। फिर अगर एडवांसमेंट चाहिए, अगर सोशियो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जैसे कि SC हो गया, ST हो गया, इसको अगर एडवांसमेंट चाहिए तो इसके लिए अगर रिजर्वेशन बनाते हो तब भी जो आर्टिकल 15 है इसका भी वायलेशन नहीं होगा। ये एक्सेप्शन के कैटेगरी में रखा गया है इसको। ठीक है। तो डाउट जो है सॉल्व हुआ, रिजर्वेशन का जो डाउट है। ठीक है। और क्या एक्सेप्शन दिया हुआ है फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल रिगार्डिंग परमिशन। हाँ, अगर SC ST है उसका सोशली या फिर एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उसको एडवांस करना है तो उसको एडमिशन इंस्टीट्यूट में, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स में उसको भी हम लोग क्या देख सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं। इसमें भी आर्टिकल 15 जो नॉट डिस्क्रिमिनेशन है इसका भी वायलेशन नहीं होगा। ये भी एक्सेप्शन है एक। इंक्लूडिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ये भी याद रखोगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वेयर एडेड और अनएडेड बाई स्टेट एक्सेप्ट माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम का बात करो, चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, अगर ये प्राइवेट एजुकेशन है तो वहाँ पे भी हम लोग रिजर्वेशन ला सकते हैं, चाहे उसे गवर्नमेंट की तरफ से फंड दे हो या फिर गवर्नमेंट की तरफ से फंड न दिया हो। लेकिन एक को छोड़ के जो है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, जो माइनॉरिटी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते। क्यों यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते? क्योंकि ये तो खुद माइनॉरिटी के उत्थान के लिए बना हुआ है। जितना भी माइनॉरिटी है देश में, तो उस माइनॉरिटी के उत्थान के लिए उसको सोशली, एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं या फिर माइनॉरिटी है उसको एडवांस के लिए, उसको अपलिफ्टमेंट के लिए माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए हैं। जब ये खुद ही अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे SC ST इसको और रिजर्वेशन देना ये उचित नहीं है ना। तो इस रेस्पेक्ट में जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं इसको क्या किए गए हैं, नेग्लेक्ट किए गए हैं कि ये इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली वीकर सेक्शंस EWS जो भी है, तो इसको हम लोग रिजर्वेशन दे के एडवांसमेंट ले सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया गया है। फिर एक रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है जो कि OBC का इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि इसका जब भी पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट तो इसका जिक्र होता है। एक्सेप्शन है, ये भी याद रखोगे, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इन आर्टिकल 15(5) द 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 इनेक्टेड सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन 2006 यहाँ पे इनेक्ट किए गए हैं। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जो 2005 में इनेक्ट किए गए। इसमें क्या किया गया है कि 27% रिजर्वेशन किसको दिए गए? OBC को, इन ऑल सेंट्रल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। जो 27% रिजर्वेशन OBC को दिए गए हैं वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इतना रिजर्वेशन दिए गए हैं। तो अभी जो एट प्रेजेंट जो OBC को रिजर्वेशन मिलता है वो 27 रिजर्वेशन के प्रोविज़न से मिलता है, बस याद रखना है इसको। फिर अगला जो है रिजर्वेशन दिए गए EWS को, ये भी एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन किसका है? आर्टिकल 15(5) का। पहले तो आर्टिकल 15 समझ आ गया डिस्क्रिमिनेशन का, तो आर्टिकल 15(5) में भी एक डिस्क्रिमिनेशन है, सॉरी डिस्क्रिप्शन बोलता हूँ, एक्सेप्शन है। ठीक है। तो आर्टिकल 15(5) में एक्सेप्शन है किसके रिलेटेड? OBC से रिलेटेड। और आर्टिकल 15(6) जो है ये जो है एक्सेप्शन बताते हैं EWS कैटेगरी के लिए, जो कि इसे ऐड किए गए हैं 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 को। ये रिसेंटली है। 10% रिजर्वेशन किसको देने वाले हैं ये लोग? EWS को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं। ठीक है, क्या समझ आया? फिर EWS हु आर नॉट कवर अंडर एनी ऑफ एग्जिस्टिंग स्कीम। EWS है कौन? EWS जैसे कि जनरल हो गया। अब जनरल में अगर वीकर सेक्शन है तब क्या करोगे? ठीक है कि SC हो गया, ST हो गया, OBC, यहाँ तो वीकर सेक्शन रहते हैं तो उसको अपलिफ्टमेंट कर रहे हो। लेकिन उसका क्या जो जनरल है, अब जनरल में भी तो ऐसा नहीं कि सब क्या है रिच पीपल ही हो, जनरल में भी क्या है वीकर सेक्शन हो। तो जनरल में वीकर सेक्शन को कैसे पहचाने जाए? EWS की कैटेगरी के थ्रू। ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के थ्रू यहाँ पे
इसको रिजर्वेशन दिए गए हैं जनरल की कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन जो EWS है वो ST SC OBC यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इससे तो ऑलरेडी ही रिजर्वेशन मिल चुका है, OBC को ऑलरेडी 27 रिजर्वेशन मिल चुका है। तो जब OBC को ऑलरेडी 27 रिजर्वेशन मिल चुका है तो EWS और इसी से निकालोगे तो फिर तो वहाँ पे 27 अलग से रिजर्वेशन मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे 10% वो अलग रिजर्वेशन मिल जाएगा, 37% तो ऐसे रिजर्वेशन मिल जाएगा। फिर समझ रहे हो? तो इस केस में क्या है कि रिजर्वेशन जो WS को मिलने वाला है वो जनरल कैटेगरी के रेस्पेक्ट से मिलेगा। क्लियर है क्या? EWS OBC ये सब चीज़ क्लियर हुआ? तो ये सब क्या है, डिस्क्रिमिनेशन के प्रोविज़न से नहीं आता, मतलब डिस्क्रिमिनेशन में ये एक्सेप्शन है इससे, ये तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। चलो अब ये जो EWS है इसका नहीं बोल रहा हूँ, SC ST का जो भी रिजर्वेशन है उसका बोला हूँ अभी। फिर आर्टिकल 16, क्योंकि हमें कवर करना है अभी राइट टू इक्वलिटी में 14 to 18 आर्टिकल, जिसमें से 14 15 डिस्कस हो गया। अब आते हैं आर्टिकल 16 में। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो यहाँ पे इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में बताया कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे रिलीजन, कास्ट, सेक्स इसके बेस में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी होगा, जितना भी वहाँ पे कैंडिडेट अप्लाई किए हैं तो अगर हर कोई जा रहे हैं तो उसको इक्वलिटी ट्रीट करो, ठीक है। अगर उसका योग्यता है तो उसको लो, योग्यता नहीं है तो बाहर करो, लेकिन उस समय क्या करोगे, इक्वलिटी ट्रीट करोगे सब कैंडिडेट को। ये जस्ट एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ जिससे समझ जाओ। फॉर ऑल सिटीजन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट के रेस्पेक्ट में, नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और इन एलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिसेज अंडर स्टेट ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली। देखो यहाँ पे और वही चीज़ लिखा हुआ है तो इसको नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि ये पता है, प्रीवियस स्लाइड में भी हम लोग इसको पढ़े हैं, ठीक है। क्लियर है? आर्टिकल 16 समझ आया। फिर इस रेस्पेक्ट में फिर एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है? यही वाला रिजर्वेशन का, ठीक है। यहाँ पे भी जो एक्सेप्शन है वो भी रिजर्वेशन का ही एक्सेप्शन है। तो रिजर्वेशन का एक्सेप्शन इसको हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इस स्लाइड को एक बार अपने से रीड करोगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए, क्योंकि बार बार वही चीज़ को पढ़ाने का उतना ज़्यादा मतलब नहीं है। अब जब भी रिजर्वेशन का बात आता है तो एक जजमेंट जो है ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस 1992, इसमें ये जजमेंट दिया गया है कि जितना भी रिजर्वेशन दोगे वो जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे जजमेंट दिए हुए हैं इंदिरा साहनी केस में। अगर सपोज अगर SC ST और OBC EWS सबको मिला के बोल रहा हूँ, ठीक है, इंडिविजुअली यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, सबको मिला के 50% का जो कैप है, ये जो है 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं देना है। लेकिन ये जो कैप है ये बाहर हो चुका है, मतलब 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन दे चुके हैं। अभी ये जो है रिसेंट न्यूज़ में भी रहा है, ठीक है। तो इट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 27% रिजर्वेशन फॉर OBC विथ सर्टेन कंडीशन। तो इस रेस्पेक्ट में इसको याद रखोगे। फिर देखो इसको इंदिरा साहनी जजमेंट जो दिया है उसका थोड़ा ये समझ लेते हैं। तो इट अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, जो 27% का जो प्रोविज़न लाए गए हैं, जो पार्लियामेंट है 27% OBC को रिजर्वेशन देंगे, इसको क्या किया गया है, अपहेल्ड किया गया है। कौन से जजमेंट में? इसी जजमेंट में, इंदिरा साहनी के जो जजमेंट है इसमें 27% को पहली बात अपहेल्ड किए गए हैं। फिर रिजेक्ट किए गए हैं एडिशनल रिजर्वेशन फॉर 10% फॉर पुअर सेक्शन। जैसे कि हम लोग बात करते हैं EWS का, ठीक है, तो EWS को एट प्रेजेंट क्या है 10% रिजर्वेशन दे दिए हैं, ठीक है। EWS अभी प्रेजेंट से क्या है, इम्प्लीमेंट है, इफेक्ट में है। लेकिन जब इंदिरा साहनी केस आया 1992 का, तो इसमें यह बोला गया है कि जो 10% रिजर्वेशन दे रहे हो तो OBC को दे रहे हो 27%, ये ठीक है, लेकिन जो EWS सेक्शन को एडिशनली 10% रिजर्वेशन दे रहे हो, ये यहाँ पर इन्होंने रिजेक्ट किया हुआ है इंदिरा साहनी केस में। फिर जो टोटल रिजर्वेशन का कोटा है 50% से अधिक जाना नहीं चाहिए, पढ़ चुके हैं। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन शुड बी कन्फाइंड टू इनिशियल अपॉइंटमेंट ओनली, ठीक है, कि अगर कोई पोस्ट में यहाँ पे कोई पोस्ट है इसको अपॉइंट कर रहे हो तो इसमें पहली बार रिजर्वेशन दोगे। अब मान लो ये प्रमोशन हो के आगे बढ़ेगा तो ये प्रमोशन में अलग से और रिजर्वेशन नहीं दोगे। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है इंदिरा साहनी केस में, ठीक है। अगर फिर प्रमोशन में फिर से रिजर्वेशन अगर देना स्टार्ट कर दिए
तब तो फिर SC/ST जिसको ज़्यादा रिजर्वेशन मिल रहा है वही उत्थान कर ले, फिर बाकी क्या करेगा, जो जनरल हो गया, OBC हो गया। तो यहाँ से ये बोला गया है कि जो रिजर्वेशन दोगे वो इनिशियल स्टेट में दोगे, इनिशियल अपॉइंटमेंट में दोगे, लेकिन जो रिजर्वेशन जो किसमें अगर प्रमोशन में दे रहे हो तो वहाँ पे ये गलत बताए गए इंद्रासानी केस में। क्लियर है। फिर सेम रिजर्वेशन के रिलेटेड जस्टिस रोहनी कमीशन आया। तो द कमीशन फॉर्म किए गए थे 2017 अंडर द आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका टास्क का क्या था, इसका करना क्या था कि इन्वेस्टिगेटिंग द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन बेनिफिट अमॉन्ग OBC, क्योंकि उस समय जब OBC को 27% रिजर्वेशन दिए थे तो इसका इम्प्लीमेंट कैसे हुआ, इसका इफेक्टिवनेस रहा कि नहीं रहा, इस चीज़ को कमीशन करने के लिए, इस चीज़ को क्या है एग्जामाइन करने के लिए जस्टिस रोहिणी कमेटी को यहाँ पे बैठाए गए थे। कब, 2017 को, थ्रू द आर्टिकल 340 के थ्रू। ठीक है। तो जस्टिस रोहिणी कमीशन जो है ये भी एक OBC को जस्ट एग्जामाइन करने के लिए यहाँ पे कमीशन किए गए थे। इतना तक कोई डाउट है क्या? नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतना डीप में मैं पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज़ यहाँ पे क्लिस्टर क्लियर होना चाहिए। फिर अगला जो है आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है, ये अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को एंड फॉरबिड इस प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म। जैसे कि छुआछूत हो गया, तो इस रेस्पेक्ट को क्या करते हैं ये लोग, अबॉलिश कर रहे हैं, इसको प्रोहिबिट किए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कि ये इस कास्ट का है, अगर ये A कास्ट का है तो ये इन्फीरियर कंसिडर किए जाते हैं, अगर ये B कास्ट है तो इसको सुपेरियर कंसिडर किए जा रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या है अनटचेबिलिटी करते हैं, तो इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अबॉलिश कर दिया गया। चाहे ये जो अनटचेबिलिटी पहले कैसे होता था, चाहे वर्क के बेस में ले लो, है ना, चाहे रिलीजन के बेस में ले लो कि क्षत्रिय हैं तो ये ज़्यादा सुपेरिटी होगा, शूद्र है तो ये कम सुपेरिटी होगा, समझ रहे हो। चाहे रेसेस के बेस में हो गया, चाहे गर्ल्स बॉयज़ के रेस्पेक्ट में हो कि जो बॉयज़ हैं ये ज़्यादा काम करेगा मेल्स के अपेक्षा, फीमेल के अपेक्षा। तो इस तरीके से जितना भी अनटचेबिलिटी था या फिर जो छुआछूत थे, तो इसको क्या किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अबॉलिश कर दिए गए। अभी ये जो छुआछूत का जो कॉन्सेप्ट है ये नहीं है इंडिया में। द फ्रेजेस अनटचेबिलिटी इज़ नॉट डिफाइंड आइदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट। इसको याद रखोगी, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। जो फ्रेज़ है यहाँ पे अनटचेबिलिटी, इसको डिफाइन नहीं किया गया है, ना तो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है और नहीं कोई एक्ट अगर प्रोवाइड किए गए हैं तो वहाँ पे भी इसको डिफाइन नहीं किए गए। आर्टिकल 17 इज़ अवेलेबल अगेंस्ट अ प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल, क्योंकि छुआछूत कौन करेगा, एक तो स्टेट कर सकते हैं या फिर एक प्राइवेट इंडिविजुअल कर सकता है। तो ये स्टेट के लिए तो है ही है, साथ में ये प्राइवेट इंडिविजुअल को भी ये दिए गए हैं। प्राइवेट इंडिविजुअल है तो उसके अगेंस्ट में भी आर्टिकल 17 जो है अप्लाई होता है, तो इसको ध्यान दोगे। ठीक है, समझ आया। फिर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी है कि हर में यहाँ पे एक्सेप्शन ही है, पढ़ना भी है कि जैसे कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी क्या किए गए हो, अबॉलिश किए गए हैं, लेकिन उसके साथ कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं। कौन सा एक्सेप्शन? डज नॉट कवर दी सोशल बाइकआउट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल और देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज एक्सेट्रा। तो इस रेस्पेक्ट में अगर सोशल बाइकआउट करना है कुछ इंडिविजुअल को, कैसे कि वो लोग कंसिडर करते हैं कि ये जो हैं ये छुआछूत करते हैं, है ना, कोई जो है ये पैर नहीं पड़ाते, तो ऐसे करके क्या है कुछ फ्यू इंडिविजुअल हैं उसका क्या है रिलीजियस सर्विस से रिलेटेड, तो उसका बाइकआउट करोगे तो ये जो है कंसिडर नहीं किए जाते। डज नॉट कवर अंडर द सोशल बाइकआउट ऑफ फ्यू इंडिविजुअल और देयर एक्सक्लूजन फ्रॉम रिलीजियस सर्विसेज। ठीक है, रहेगा याद इसका एक्सेप्शन और आर्टिकल 17। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो आर्टिकल 18 आते हैं। ये तो कवर कर रहे हैं राइट टू इक्वलिटी, बार बार याद दिला रहा हूँ। पहले राइट टू इक्वलिटी हम लोग कवर कर रहे हैं, जो कि आर्टिकल कौन से 14 to 18 तक डिस्कस करना है अपने को। तो इसमें से आर्टिकल जो है 14, 15, 16, 17 कवर कर चुके हैं। अब आर्टिकल का जो पारी है वो है आर्टिकल 18, जिसे अभी कवर करना है। इट अबॉलिश टाइटल एंड मेक प्रोविज़न इन दैट रिगार्ड। जैसे कि पहले जो एंशियंट इंडिया का बात करोगे तो जैसे कि राजाधिराज, महाराज, फिर महाराजा, ऐसे करके जो नाम के पहले प्रीफिक्स में जो अपना टाइटल लगाते थे, इसको यहाँ पे अबॉलिश कर दिए गए हैं। इट अबॉलिश द स्टेट कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट अ मिलिट्री एकेडमिक डिस्टिंक्शन और एनीबडी वेदर अ सिटीजन और फॉरेनर।
अगर मिलिट्री में मिला हुआ है तो उसमें एक्सेप्शन है, एकेडमिक डिस्टिंक्शन है तो उसमें एक्सेप्शन, जैसे कि मिलिट्री में होता है ना गैलेंट्री अवार्ड, शौर्य चक्र, तो इसमें यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है, उसके सामने नाम के सामने लगा सकते हो। जैसे कि डॉक्टर हो गया तो ये नाम के सामने लगा सकते हो, ये एकेडमिक डिस्टिंक्शन होता है। फिर मिलिट्री के रेस्पेक्ट बात करोगे जैसे कि शौर्य चक्र हो गया, है ना, फिर गैलेंट्री अवार्ड जितना भी होता है तो इसके रेस्पेक्ट में एक्सेप्शन दिया हुआ है। लेकिन ऐसे लगा रहे हो महाराज, महाधिराज, जैसे कि हिस्ट्री में लगाते थे, तो ये सब चीज़ क्या किए गए हैं यहाँ पे अबॉलिश किए गए हैं, इसको ध्यान दोगे, ठीक है। फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर कोई भी फॉरेनर में, ठीक है, फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द इंडियन गवर्नमेंट कैन नॉट एक्सेप्ट, कोई भी अगर फॉरेनर है, अगर इंडिया गवर्नमेंट में कोई भी अगर ऑफिस को क्या कर रहे हैं, पोस्ट हैं, ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, अगर उसको कोई गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से अगर क्या बोल सकते हैं अवार्ड मिल रहे हैं, तो उसको गवर्नमेंट का परमिशन लेना अनिवार्य है। ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि विदाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कन्फर्म नहीं कर सकते, ये टाइटल यूज़ नहीं कर सकते। नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट ऑफिस फ्रॉम अंडर एनी स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के बिना ये टाइटल को कन्फर्म नहीं कर सकते। दे शुड नॉट यूज एज अ सफिक्स और प्रीफिक्स द नेम ऑफ द अवार्डी, अदरवाइज दे शुड फॉरगिव द अवार्ड। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि अगर वो अवार्ड को ये करते हैं, जैसे अवार्ड दिया गया है चाहे शौर्य चक्र सपोज, तो शौर्य चक्र ऐसा करके अपना नाम लगा रहे हैं, तो अगर लगाते हैं तो ये जो अवार्ड है उसको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने प्रेसिडेंट का कंसेंट नहीं लिया हुआ है। यहाँ पे क्लियरली बोला है कि अगर कोई फॉरेन ऑफिसेस हैं वहाँ पे होल्डिंग कर रहे हो तो गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट का यहाँ पे कंसेंट अनिवार्य है, ठीक है। तो इतना तक तो हम लोग पढ़े हैं